উত্তরপ্রদেশের মাফিয়া আতিক আহমেদ মারা যাওয়ার পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সহ বাংলার মুসলিম সমাজের বেশ কিছু লোকজন এইভাবে ফেসবুকে প্রতিবাদ শুরু করেন। যাই হোক, আমার মুসলিম সমাজের ভাই বোনদের কাছে একটাই অনুরোধ যে এই সব পোস্ট তো করছেন ভালো কথা, তার আগে এই ভিডিও দুটো আপনারা দেখে নিন। तो हुआ ये कि हमारे गोमती नगर के बिल्कुल बीचों बीच एक 65 बीघे का कब्रिस्तान है। वो पहले गांव हुआ करता था, पर उस गांव में सबकी एक वॉर की और बीमारी के चलते डेथ हो गई थी, इनफाइटिंग बहुत पहले। तो उस गांव को खाली करके बगल के खेतों में उजरियाव गांव बस गया था उजाला बीबी के नाम पर, और वो जो गांव था पूरा कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दिया गया था। मुझे सूचना मिलती है, मैं बड़ा सक्रिय हुआ करता था कि एक साहब उस जमाने में अतीक अहमद हुआ करते थे, फूलपुर से सांसद थे, सपा की सरकार थी, कि साहब एक मुझे फोन आया कि भाई जल्दी आइए, इस तरीके से यहां पर कब्जा हो रहा है 2 बीघा जमीन कब्रिस्तान की। गोमती नगर के हाट बिल्कुल सेंटर में, चारों तरफ पेड़ों से वो ढका हुआ है कब्रिस्तान। गोमती नगर के बसने से 100 साल पहले से है। मैं पहुंचा, भीड़ जमा थी। मैंने कहा किधर हो रहा है? उन्होंने कहा इधर हो रहा है। तो हमने कहा भैया साथ हो? उन्होंने कहा कितने लोग हैं? उन्होंने कहा 10-12 लोग हैं, 3-4 हथियार हैं। रात का टाइम था। हम करीबन 200-250 लोग वहां पर मोटरसाइकिलों से और गाड़ियों से पहुंच गए। वहीं पर एक सड़क बन रही थी, सफेद वाला पत्थर होता है। हम भी तो पत्थरबाज हैं पुराने। बस आओ देखा ना ताओ, पत्थर गिर चुका था, सब गिर चुका था। लेबलिंग कुछ हो रही थी, जेसीबी नहीं थी शायद उस टाइम पे, वो फावड़े लेबर लेबलिंग कर रहे थे। हम लोगों ने भाई जो पत्थर चलाए, 2 बीघा जमीन थी, करोड़ों। तो वो जो अतीक का आदमी उस जमीन पर खड़े होके वहां पर कब्जा करवा रहा था, अंधेरे में मैं उसको देख नहीं पाया, पर जिसका नाम मुझे सुनने में आया था, तो जो अभी अतीक का कांड हुआ है ना जायसवाल के साथ, जिस सिलसिले में जेल लेके गए थे जायसवाल, बिजनेसमैन को उसके सारे कागज दिखवा लिए थे, जो मैटर पर सीबीआई पहुंचा था, जिसके आदेश के चलते 10 लोग जेल में हैं, और जिस आदेश के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को यूपी से निकालकर गुजरात भेजा था। तो वो इतना क्लोज आदमी था, इनके सरवर नाम है, आज भी वो जेल में है। तो ये सूचना हमको मिली कि सरवर ये कब्जा करवा रहा है, जो अतीक का लखनऊ का बहुत राइट हैंड मैन है। तो भाई पत्थर चले, उसमें एक आदमी हथियार छोड़ के भाग गया था, जो पुलिस को मिला दूर से ही, हम पास ही नहीं गए। फिर 1-2 रात हम लोग वहां बैठे रहे। उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि आपका वो इस जगह आपका इंतजार कर रहे थे, आप वहां से इस टाइम लौटते हैं, वो वहां इंतजार कर रहे थे। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लोग मुझे कभी नहीं मिले और आज तक नहीं मिले। और अतीक का नाम लेके मुझे बहुत डराया जाता था। तो मैंने इन लोगों से साफ कहा था, भाई देखो कब्जा तो नहीं करने दूंगा, ये तो तय है, कब्रिस्तान पर कब्जा नहीं करने दूंगा। अफसोस की बात यह है कि हम कब्जा छुड़ाने वाले भी मुसलमान थे और कब्जा करने वाले उधर से वो भी मुसलमान थे। अतीक कोई फरिश्ता नहीं थे, अतीक एक माफिया थे। और माफिया का अंत जो होता है वो इसी प्रकार होता है जैसे हुआ। एक माफिया जब पैदा होता है तो उसके नाम की एक गोली बन जाती है। वो गोली अब चाहे उसको किसी पुलिस वाले ने मारी हो और चाहे किसी अपराधी ने मारी हो, लेकिन गोली से ही मरता है वो। तमाम हिसाब देख लीजिए, जितने भी हिस्ट्री में रहा है सब देख लीजिए, अपराधी गोली से ही मारा गया है। ठीक है, दूसरी बात ये जो इसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है। इसका सांप्रदायिक रूप देना के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। अहमद ने खुद कहा था कि मेरी जब हत्या होगी तो उन्होंने कहा था या तो मुझे एनकाउंटर में मारा जाऊंगा, पुलिस मारेगी, या तो मेरे बीच का ही कोई व्यक्ति होगा। कि ये तो सभी अपराधी जानते हैं कि उनकी मौत कैसे होनी है। ये कोई आकाशवाणी उन्होंने नहीं करी है, ये तो सभी जानते हैं कि गलत किया तो गलत तरीके से मारा जाऊंगा मैं। तो अतीक का जो जन्म हुआ ना, तो मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, मैं प्रयागराज से रहा हूँ, बचपन देखता आ रहा हूँ। अतीक ने सर्वप्रथम जो अपराध मेरे नॉलेज में किया था तो वो चांद बाबा किया था। चांद बाबा एक बहुत निहायत शरीफ व्यक्ति, बदमाश जरूर था लेकिन गरीबों का मसीहा था वो। उसका मर्डर किया उन्होंने। उसके मर्डर के बाद जग्गा का मर्डर किया, वहाँ से अतीक चकिया बन गए। उसके बाद इन्होंने फिर, अगर मैं उसके पहले थोड़ा जाऊँ तो आपको मैं इनके इतिहास वहाँ देता हूँ जहाँ से ये ABCD सीख रहे थे। इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक एरिया है सुबेदारगंज। आप जब चौफटका से सुबेदारगंज की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कुआं था, वहाँ पे एक माल गोदाम भी था। तो वहाँ पे ये बैठते थे और बैठ करके वहाँ पर से रात में गुजरने वाले लोगों से लूटपाट हुआ करती थी। ये इनका
पहला स्टेप था। उसके बाद फिर चांद बाबा का मर्डर, जग्गा का मर्डर, फिर अनगिनत कोई गिनती नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या करते हैं, इन्होंने किसी से मान लिया कि 10 रुपए लूट लिए, 10 रुपए में 10 पैसे गरीबों में बांट दिया, तो जो 10 पैसे गरीब ने पाया वो उनके लिए मसीहा हो गया। जो 9 रुपए 90 पैसे वाले जिनके लुटे हैं, 10 रुपए लुटे हैं, तो वो तो भुक्त हो गए हैं, तो उनके पास क्या बीत रही है। अब किसी का कोई चीज़ ले लिया धमका करके, एक वक्त था कि अतीक की निगाह से लोग डरते थे जी। और एक वक्त ये भी आया कि अतीक को बोतल खींच के लोग मार रहे थे। भाजपा सरकार ने करा दिया, महाराज ने करा दिया, तो ये सरासर गलत है। कभी भी कोई व्यक्ति अपने ऊपर इल्जाम ले नहीं जाएगा। यहाँ देखना ये है कि इससे फायदा किसको पहुँच रहा है। और अभी जैसा कि आज मीडिया में देखने को मिला कि अतीक ने एक चिट्ठी जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजी थी, तो अब वो चिट्ठी खुलेगी, उसमें नाम किसका आता है। और अतीक भी जब अपने अंतिम समय में कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो कह नहीं पाया, मिट्टी में मिल गया, अब घसीटा जा रहा है। वो कह नहीं पाया, तो अब उसका क्या मतलब निकलता। और दूसरी बात देखिए, अतीक हो या अशरफ हो, अब मैं आपको बताऊं 17 जनवरी 2007 की बात, प्रयागराज में करेली एरिया है, करेली 95% मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ वहाँ पर रात को एक मदरसे में कुछ लोग दरवाजा कुंडी खटखटाते हैं। जब कुंडी खोली जाती है तो 3-4 लोग वहाँ खड़े होते हैं, वो अंदर घुसते हैं, अंदर लड़कियों का हॉस्टल भी था, वहाँ जाकर के 2 नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और रात भर नदी किनारे उनके साथ गैंगरेप होता है। सुबह उनको लाके हॉस्टल मदरसे के गेट पे फेंक देते हैं। FIR दर्ज नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती है, किसका संरक्षण होता है उस पर। उस समय सांसद थे अतीक अहमद, विधायक थे अशरफ, ठीक है, तो किसी तरह का कोई FIR दर्ज नहीं होती है। मायावती का हस्तक्षेप होता है, बहुत दबाव होता है, तो FIR दर्ज होती है। उसके बाद 5 बेगुनाह लोगों को उठाया जाता है, जिसमें कि रिक्शे वाले होते हैं और दर्जी होते हैं, उनको फंसा दिया जाता है। अतीक और अशरफ खामोश रहते हैं, सिर्फ उनका बचाव करते हैं जो लोग इसमें नुमाल थे, और आज तक वो लोग बचे हुए हैं। और लड़कियां जो थी वो मुस्लिम थी, लड़कियां मुस्लिम थी। तो जो कि जैसे कि इस्लाम में है, इस्लाम में जिना हराम है, हराम का बहुत अहमियत है इस्लाम धर्म के अंदर। आपने बेकसूर गरीब लड़कियों का साथ दुष्कर्म करवाया, आपने उनको बचाया नहीं, बल्कि आपने घर वालों पर दबाव बना करके उनका मुंह बंद करा दिया। तो ये तो सरासर गलत है। गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। मैं खुल के चैलेंज करके कह सकता हूँ। और उसका मैं उदाहरण दे दूँ, जब सपा सरकार थी तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था सबको पता है। उसके बाद दंगे के बाद जो एक कैंप लगा था, रिफ्यूजी कैंप लगा था, उस रिफ्यूजी कैंप को उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, अल्पसंख्यक मंत्री आजम खान साहब, तो जो मुस्लिमों को अपने आप को मसीहा समझते हैं, उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया था। ठंड की रात थी और सारे वहाँ पे जितने रिफ्यूजी थे मुजफ्फरनगर वाले सब बेघर हो गए थे, कैंप से हटा दिए गए थे। तो ये क्या है, ये आज आजम खान परेशान क्यों परेशान है? क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर वाले की लाठी पड़ रही है। जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा। मगर प्रदेश में ये भी तो चल रहा है कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। जैसे आपने आजम खां का नाम लिया, इसमें जो लोग उदाहरण देते हैं वो कहते हैं कि जो मुसलमानों के नेता हैं, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा। टारगेट आप सोच कहिए कि अगर मुसलमानों को किया जा रहा है तो वो सरासर गलत है। प्रयागराज में एक वो कांवरिया बंधु हैं, তো আপনারা সবাই দেখলেন যে প্রয়াগরাজের মুসলিম ধর্মাবলম্বী লোকেরা তারা কি বলছেন। তারা এটাও বলছেন যে আতিক আহমেদ কবরস্থানের জায়গাও তিনি ছাড়েননি, তিনি সেই জায়গাও তিনি দখল করতে লোক পাঠিয়েছিলেন। এবং আতিক আহমেদের যে যেসব আশরাফ আহমেদের যারা ছেলেপুলে ছিল, যারা তার আন্ডারে কাজ করত, তারা গিয়ে ওখানকার মাদ্রাসার মহিলাদের উপর গণধর্ষণের মতো অত্যাচারও করেছে, এবং সেটাও আতিক আহমেদ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অ্যাজ এ সাংসদ হিসাবে। তো যাই হোক, এরপরেও মুসলিম সমাজ তারা কি করে আতিক আহমেদকে সমর্থন করছে আমি জানি না। হয়তো শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশের সরকারের বিরোধিতা করার জন্যই তারা এইসব সমর্থন জানাচ্ছে ফেসবুকের মাধ্যমে। যাই হোক, খুব ভালো। এবার যারা আতিক আহমেদকে বীর বা আতিক আহমেদ খুব বড় মনের মানুষ বা আতিক আহমেদ কি খুব এইসব জানানোর মানে বোঝানোর জন্য যারা সোশ্যাল মিডিয়া খুব জোরদার একটা চেষ্টা বা প্রচেষ্টা বা ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে, আমরা ভিডিওটা শেষ করব জি নিউজের একটা প্রতিবেদনের মাধ্যমে। আতিক আহমেদ কে ছিল, কিভাবে তার উত্থান এবং কিভাবে তিনি সারা জীবন কি করেছেন, সেই জি নিউজের প্রতিবেদনে কিছু কিছু আছে, এবং আমি পুরোটা তো ইউজ করতে পারবো না, তো আমি কিছু কিছু ক্লিপ আপনাদের কেটে দেখালাম। साल 1989, यही वो साल था जब एक तांगे वाले के लड़के के अपराध की क्रिमिनल हिस्ट्री शुरू हुई। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इसी इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया। चकिया के अतीक अहमद का नाम पहली बार हत्या में सीधे सीधे जुड़ा। शौक इलाही को
लोग चांद बाबा के नाम से जानते थे। चांद बाबा 1980 के दशक में 100 से अधिक कट्टर अपराधियों का आका था। चांद बाबा अपने विरोधियों पर देसी बम फेंकने के लिए कुख्यात था। अतीक अहमद भी चांद बाबा के गिरोह में ही था, लेकिन अतीक के मन में चांद बाबा से बड़ा माफिया बनने का ख्वाब पल रहा था। जब पुलिस चांद बाबा के पीछे पड़ी तो अतीक चांद बाबा से अलग हो गया और अपनी अलग टीम बना ली। बाद में दोनों के बीच इलाहाबाद में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। साल 1989 के विधानसभा चुनाव में अतीक और चांद बाबा दोनों इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ उतरे थे। 6 नवंबर 1989 को जिस दिन वोटों की गिनती थी, अतीक अहमद और चांद बाबा गैंग के बीच इलाहाबाद के रोशन बाग के पास भीषण गैंगवार हुआ। गोलियां, बम, बारूद से बाजार फट गया और चांद बाबा मारा गया। चांद बाबा नामक एक कारपोरेटर थे और उनका उस क्षेत्र में करेली के आसपास काफी वर्चस्व था, प्रभाव था, उसी के प्रभाव से जीतते थे। तो उस समय अतीक को लगा कि जब तक चांद बाबा इस एरिया में लोकप्रिय हैं तो तब तक मैं इसमें स्थापित नहीं हो सकता। तो बड़ी हिम्मत के साथ चांद बाबा को दिन दहाड़े वर्चस्व की, एक तरह से उस मोहल्ले सभासदी की लड़ाई समझ लीजिए, उस वर्चस्व की लड़ाई में अतीक ने मार दिया। अतीक अहमद ने अपने गैंगस्टर गुरु की हत्या करवा दी। विधानसभा चुनाव का नतीजा आने से पहले ही चांद बाबा का खात्मा हो चुका था और इलाहाबाद में अतीक अहमद सबसे बड़ा गैंगस्टर बनकर उभरा था। जल्दी अमीर बनने की चाहत में अतीक ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। मात्र 17 साल की उम्र में अतीक के सर पर हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद हत्या के कई आरोप लगे। अपराध की शुरुआती सालों में अतीक के ऊपर लूट, रंगदारी और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज होने लगे थे, लेकिन वो कानून से बचता रहा। अतीक से पुलिस ही नहीं बल्कि राजनेता भी खौफ खाते थे। कुछ ही महीनों में एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मारे गए तो कुछ भाग गए। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने से खुद ही मना कर देते थे। अतीक के हिस्ट्री शीटर में एक के बाद एक मामले जुड़ते गए। पूरे पूर्वांचल, खासकर इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के धंधे में सिर्फ एक नाम चलने लगा, अतीक अहमद का नाम। अतीक की राह का कांटा इलाहाबाद का बदमाश छम्मन भी था, लेकिन अतीक का रसूख बढ़ता देख छम्मन ने इलाहाबाद छोड़कर मुंबई का रास्ता पकड़ लिया। उसे लगा कि शहर छोड़ने से जिंदगी बची रहेगी, लेकिन आरोप है कि अतीक ने मुंबई से छम्मन को उठवाया और बेरहमी से मार डाला। इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ हत्या, अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। अतीक के घर और ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वो हाथ नहीं आया। पुलिस को लगा कि मुकदमे और दबिश के बाद शायद अतीक और उसके लोग दबाव में आ जाएंगे, लेकिन अतीक बेलगाम हो चुका था। माफिया अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर कहा जाता है, क्योंकि साल 1985 में पहली बार जब गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ तो ये मामला अतीक अहमद पर दर्ज हुआ था। 80 का दशक आते आते माफिया अतीक अहमद खौफ का एक बड़ा नाम बन चुका था। ऐसे में अब उसको अपने रसूख को बढ़ाने के लिए राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी। जुर्म की काली दुनिया में खुद को और मजबूत बनाने के लिए अतीक ने सियासत का सफेद कुर्ता पायजामा से अपने अपराधों को ढकने की सोची।
और साल 1989 में राजनीति में एंट्री की। साल 1989 में अतीक इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय विधायक बना। इसके बाद तो इलाहाबाद पश्चिम उसके राजनीति का गढ़ बन गया। साल 1991, 1993 में अतीक निर्दलीय ही चुनाव जीत गया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुस्लिम मतदाताओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता और मुलायम सिंह से निकटता अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी में ले आई। 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट हाउस कांड हुआ तो मुख्य आरोपियों में एक अतीक अहमद का भी नाम था। मायावती उस दिन के बाद से अतीक अहमद से हिसाब चुकता करने को आमादा थी। 1996 में मुलायम सिंह ने इलाहाबाद पश्चिम से टिकट दिया और अतीक चौथी बार विधायक बना। तब तक अतीक अहमद को हथियारों और गाड़ियों का शौक चढ़ चुका था। उसकी महंगी गाड़ियों और हथियारों के जखीरे की चर्चा सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में होने लगी थी। अतीक का खौफ बदस्तूर बढ़ता जा रहा था। गैंगस्टर से विधायक बने अतीक अहमद को राजनीतिक रसूख खूब खाया। उनकी समझ में आ चुका था कि सत्ता में रहने वाली पार्टी के साथ रहने का कुछ लाभ भी है, क्योंकि राजनीतिक ताकत ने जुर्म की दुनिया में उसके काम बहुत आसान कर दिए थे। लेकिन अब अतीक किंग मेकर बनने की कोशिश में जुट गया। जिसकी तरफ अतीक हो जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा धूमनगंज एरिया में और चौक एरिया में। तो उसके कारण फिर अपना दल से एक समय पर उसकी दोस्ती हुई। अपना दल के टिकट पर वो चुनाव लड़ा और जीता प्रतापगढ़ से। फूलपुर से चुनाव लड़ा। अतीक अहमद ने 1999 में सपा की साइकिल छोड़कर पूर्वी यूपी में तेजी से बढ़ती पार्टी अपना दल का दामन थाम लिया। इसके बाद अतीक अहमद ने प्रतापगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार अतीक को हार का मुंह देखना पड़ा। समाजवादी पार्टी की सरकार तक अतीक के अच्छे दिन चलते रहे। 2002 में अपना दल से चुनाव में जीत मिली, लेकिन इस चुनाव के बाद यूपी में मायावती की सरकार बनी और प्रदेश के बाहुबली नेताओं पर नकेल कसनी शुरू हो गई। अतीक अहमद ने उस वक्त की मुख्यमंत्री पर अपनी हत्या के षड्यंत्र का आरोप तक लगा दिया था। ये तो पूरा इसमें एकदम स्पष्ट है कि जब मैंने इतनी दरखास्तें दे रखी थी और यही कह रखा था कि कस्टडी में कचहरी में मेरी के साथ एक घटना होगी, तो उसके बाद भी ये घटना जब और घटित हो रही थी, इसके मतलब इसमें गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर का एसएसपी का सब लोग कहाँ थे। और हमने तो मांग कर रखी इससे पहले दरखास्त देके कि हमको केंद्रीय बल दिया जाए, हमको यहाँ पुलिस अधिकारियों साजिश कर रहे हैं हमारी हत्या की, ये सारी बातें कह रखी हैं। अतीक अहमद प्रपंच रचने में भी माहिर माना जाता है। 7 अगस्त 2002 को अतीक अहमद पेशी के लिए कोर्ट आया था, जहां उस पर बम से हमला हो गया। उस हमले में अतीक मामूली रूप से घायल हुआ। सरकार उनकी, राज्य उनका, पुलिस उनकी, सारी एजेंसी उनकी, तब ये घटना हो रही, बताइए इसमें कोई शंका तो नहीं रह जाती। जांच हुई तो खुलासा हुआ कि अतीक ने जानबूझकर खुद पर ही हमला करवाया था, ताकि कोर्ट और पुलिस प्रशासन दबाव में आ जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। हमले के आरोपी की गिरफ्तारी हुई तो पूरा सच सबके सामने आ गया। साल 2002 में अतीक पर नस्सन नाम के शख्स की हत्या का आरोप लगा। साल 2004 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के करीबी नेता अशरफ की हत्या में भी अतीक का नाम आया। अपराध और सियासत की गाड़ी को अतीक साथ साथ चलाता रहा। 2003 में यूपी में मायावती की सरकार गिरी और समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। इसी के साथ अतीक फिर से मुलायम सिंह की साइकिल पर सवार हो गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दी और पहली बार गैंगस्टर माफिया लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा पहुंचने में कामयाब हो गया। सन 2004 में जिस फूलपुर सीट से अतीक अहमद लोकसभा पहुंचा, उस सीट से
कभी देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। ऐसे में चुनाव जीतते ही इलाहाबाद की पश्चिम सीट खाली हो गई और अतीक ने अपने भाई अशरफ को वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में बसपा ने वहां से राजू पाल को उम्मीदवार बना दिया और राजू पाल चुनाव जीत गया। ये हार अतीक गैंग पचा नहीं पाया। जिस इलाहाबाद पश्चिम में साल 1989 से अतीक अहमद ने अपना कब्जा कर रखा था, उस तिलिस्म को बीएसपी विधायक राजू पाल ने तोड़ दिया था और यही बात अतीक के अहंकार को चुभ रही थी। राजू पाल ने चुनाव जीतकर अतीक के वर्चस्व को चुनौती दी थी और इसी वजह से अतीक और उसके भाई अशरफ ने राजू पाल की हत्या की खौफनाक स्क्रिप्ट लिख डाली। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू पाल ने पूजा पाल से शादी की। शादी के ठीक 10 दिन बाद राजू पाल की हत्या का दिन चुना गया। 25 जनवरी 2005 दोपहर 3 बजे बीएसपी विधायक राजू पाल अपनी कॉलिस कार में सुलेम सराय से जा रहे, तभी दूसरी कार में सवार बदमाशों ने उनकी कार पर गोलियों की बौछार कर दी। कार के ड्राइवर महेश, ओम प्रकाश और 3 दूसरे लोग भी सवार थे। बदमाशों ने इतनी गोली मारी कि कार में ही उनका शरीर छलनी हो चुका था। साल 2005 में राजू पाल की हत्या बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह कराई गई। अतीक अहमद के 2 दर्जन से ज्यादा गुर्गों ने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया। राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया। ऐसे में जब राजू पाल को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब भी उसको गोली मारी गई ताकि ये निश्चित हो जाए कि बसपा विधायक राजू पाल मर गया है। राजू पाल को जब वहां मौजूद कुछ लोग ऑटो में डालकर अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तब हमलावरों को लगा कि कहीं राजू पाल बच न जाए, इसलिए बदमाशों ने 5 किलोमीटर तक पीछा किया और फायरिंग करते रहे। राजू पाल को कुल 19 गोलियां लगी थी और उसके साथ 2 और लोगों की जान गई थी। माना जाता है कि अतीक ने अपने छोटे भाई अशरफ को लॉन्च करने और उसके नाम की दहशत पैदा करने के लिए राजू पाल की इतनी बेरहमी से हत्या करवाई। उस वक्त प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और अतीक अहमद खुद समाजवादी पार्टी से सांसद था। लिहाजा पुलिस और कानून न तो उसका और न ही उसके भाई अशरफ का कुछ बिगाड़ सका। राजू पाल की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में अतीक का भाई अशरफ जीत गया और अतीक का मकसद पूरा हो गया। गवाहों को खरीदने और तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ और उसी के बाद छोटा भाई जो अशरफ था, उसने इस काम में उसका काफी आगे मदद किया उसकी क्राइम के काम में और धीरे धीरे पूरे धूमनगंज और करेली, चकिया, वो सब इलाके में उसका आतंक बढ़ता चला गया। वक्त बदला। साल 2007 में उत्तर प्रदेश की सत्ता मायावती के हाथ आई और इसी के साथ अतीक अहमद के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। अतीक और उसके भाई के खिलाफ राजूपाल हत्याकांड में मुकदमे दर्ज होने लगे थे। अतीक अहमद ने राजूपाल हत्याकांड के गवाहों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मायावती की सरकार में संभव नहीं था। विस्तार से रणनीति तय की जाएगी बहुजन समाज पार्टी, तो ये जो हत्या की गई है तो इस हत्या को बर्दाश्त नहीं करेगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए अतीक फरार हो गया और पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड बना दिया। उसके सिर पर 20,000 रुपए का इनाम रखा गया था। एक सांसद होने के बावजूद अतीक फरार था। आखिरकार उसने दिल्ली में सरेंडर किया। उस वक्त प्रदेश में समाजवादी सरकार बन चुकी थी। अतीक तीसरी बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे श्रावस्ती से एसपी ने टिकट दिया, लेकिन जीत नहीं मिली। 2016 में समाजवादी पार्टी माफिया अतीक अहमद से अपना पल्ला छुड़ाती नजर आई।
अतीक को डर था कि उसे 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन मुलायम सिंह का करीबी होने के कारण उसे कानपुर कैंट से टिकट मिल गया। उसी दौरान अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के शाद्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गया था। उसने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया। यह मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। टिकट मिलने के बाद वो कानपुर में पहली बार आया था और उसने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अतीक के इस शक्ति प्रदर्शन से अखिलेश नाराज हुए और उसका टिकट काट दिया। इसके बाद फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत कैंसिल कर दी। साल 2017 से अब तक अतीक जेल में ही है। साल 2017 में सूबे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई और इस दौरान प्रदेश भर में माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ भी कई बड़ी कार्रवाइयां हुई। करीब 1500 करोड़ से ज्यादा के उसके अवैध साम्राज्य को या तो ध्वस्त किया गया या तो फिर जब्त कर लिया गया। इन सब के बावजूद भी माफिया अतीक अहमद अपने खतरनाक मंसूबों से बाज नहीं आया और 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या उसने साबरमती जेल में रहते हुए करवा दी। हालांकि अतीक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कम आंकने की बड़ी भूल कर दी थी। साल 2018 में अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद था। आरोप है कि 28 दिसंबर 2018 को लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को अतीक के गुर्गे किडनैप करके कार से देवरिया जेल ले गए। जेल में अतीक के सामने ही मोहित जायसवाल को पेश किया गया। उसकी पिटाई की गई। मोहित को जान से मारने की धमकी दी गई। कई दस्तावेजों पर जबरन साइन कराए गए और रंगदारी मांगी गई। इस तारीख को मुझे जबरन देवरिया जेल ले जाया गया। देवरिया जेल ले जाने के बाद मुझसे उन्होंने सारे रिजाइनिंग लेटर पे साइन करवाए, मुझसे मेरी बहन के हस्ताक्षर बनवाए, मुझसे उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर पहले मुझसे ले लिया था और मुझे मारा पीटा गया, मेरी उंगलियां तोड़ दी गई और उसके बाद मुझे बेहोशी की हालत में लखनऊ छोड़ा उन्होंने। अहमद जिनका बार बार नाम ले रहे थे वो अतीक अहमद के साथ उनका बेटा उमर था और वो जिसका नाम ले रहे थे मुझे मारने के लिए गुलाम सरवर थे और ये जफरुल्लाह थे। इस घटना के खुलासे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन और तेज कर दिया। अतीक गैंग ने जिन जमीनों पर दबंगई से कब्जा किया था उन्हें मुक्त करवाया गया। काली कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चले। अतीक उसके गुर्गे और करीबियों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर का पंजा चलता गया। यहाँ तक कि 2019 में ही अतीक अहमद को नैनी जेल से गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। इतनी कार्रवाई के बावजूद अतीक अहमद और उसके परिवार के सिर माफियागिरी का भूत चढ़ा हुआ था। 24 फरवरी 2023 को अतीक अहमद और उसके परिवार ने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रयागराज में राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई। उमेश पाल के साथ साथ उसकी सुरक्षा में तैनात 2 सिपाही भी मारे गए। प्रयागराज ने 2005 के बाद ऐसा हत्याकांड देखा था। उमेश पाल की हत्या अतीक अहमद ने जेल में बैठकर ही प्लान की। इस हत्याकांड में पहली बार अतीक का बेटा असद भी फायरिंग करते हुए दिखा। उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल थी। मतलब अतीक के पूरे परिवार ने उमेश पाल के मर्डर की साजिश रची। माफिया अतीक अहमद जो खुद 4 दशकों से प्रयागराज, फुलपुर और कौशाम्बी जैसे इलाकों में खौफ का नाम बना हुआ था, उसने अपने भाई और अपने बेटों को भी अपनी राह पर धकेल दिया। मौजूदा समय में अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अतीक का भाई अशरफ जो उसके गुनाह में बराबर का भागीदार है, उस पर 52 केस दर्ज हैं। पत्नी शाइस्ता पर 3, बेटे अली पर 4 और उमर पर 1 केस दर्ज है। अतीक माफिया से एक कदम आगे बढ़ चुका था। वो अब आतंक फैलाने की ओर बढ़ रहा था। वो भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान से हथियार ले रहा था। उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ड्रोन से हथियार बेचती थी। यहाँ तक कि वो भारत में आईएसआई एजेंट्स के भी संपर्क में था।
अतीक माफियागिरी के बाद अब देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होने लगा था। अब एक एक कर अतीक के हर गुनाह का हिसाब हो रहा है। अब यूपी पुलिस एसटीएफ एटीएस के साथ सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां उस पर शिकंजा कस चुकी हैं। पिछले महीने ही उसे उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा दी गई है और अब वो उमेश पाल की हत्या के केस में भी नामजद है। जिस माफिया को कभी लगता था कि उसकी पाप कथा पर रोक लगाने वाला कोई नहीं, अब उसकी गलतफहमी दूर हो चुकी है। न सिर्फ उसकी पाप कथा बंद होती दिख रही है, बल्कि वो अपने पापों के लिए आंसू बहाने पर भी मजबूर है। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी, मोहम्मद गुफरान और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।